हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस रूल्स 2006। डेट मीन्स घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम 2006। इस रूल को हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, और इसके अंतर्गत जितने भी सेक्शन है वो हम पूरे डिटेल्स में समझेंगे, और इसका कंसेप्ट क्या है, इसका मोटिव क्या है, वो भी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। साथ में अगर आप इस नियम को पढ़ना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखें। और अगर आप रिसेंट में कोई भी लॉ का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, या फिर जो MPDLO एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपका सिलेबस में दिया हुआ है, जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और लास्ट में इससे रिलेटेड मैं कुछ MCQ क्वेश्चन भी करवा दूंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जितने भी कैंडिडेट्स MPDLO एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रखे हैं उनके लिए आपको चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जो MPDLO एग्ज़ाम के नाम से होगा। वहाँ पर हर एक टॉपिक के ऊपर जो वीडियो है मैंने अपलोड कर रखा है बनाकर, तो आप जाइए और चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस नियम को और समझते हैं। तो यहाँ पर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस रूल्स 2006 है। इसे हम इंग्लिश और हिंदी दोनों दोनों लैंग्वेज में समझने का ट्राई करेंगे, ताकि जो भी कैंडिडेट्स इंग्लिश और हिंदी में देखना चाह रहे हैं वो वीडियो को कंप्लीट देख सके। पर सबसे पहले हम समझते हैं कि इस रूल्स को आया कैसे और कैसे यहाँ पर इस रूल को बनाया गया है, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पावर दिया गया है सेक्शन 37 प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत में वहाँ पर पावर्स दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सेक्शन 37 के अंतर्गत में ये सब रूल्स बना सकती है, तो उसी के अंतर्गत में यहाँ पर इस रूल को लाया गया है 2006 को। तो यहाँ पर पहला सेक्शन है जिसमें शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट हम देखेंगे। तो इस एक्ट का जो नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस रूल्स 2006 है। और ये कब आया, तो ये कम इनटू फोर्स 26 डे ऑफ अक्टूबर 2006 को लागू इन्फोर्स कर दिया गया था। तो ये 26 अक्टूबर 2006 को आया था। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 1 में। और सेक्शन 2 है हमारे पास डेफिनेशन के अंतर्गत में यहाँ पर क्लाउज ए के अंतर्गत में एक्ट को डिफाइन किया हुआ है। एक्ट का मीन्स होता है जो द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को ही इस एक्ट में डिफाइन किया गया है। और बी क्लाउज के अंतर्गत कंप्लेंट का मीनिंग क्या है, जो भी एलिगेशन लगाया गया हो किसी आरोप किसी पर्सन के द्वारा, जो ओरली या फिर रिटर्न में कंप्लेंट होना चाहिए, और वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को दिया जाएगा। इट मीन्स बाय रिटेन या फिर ओरली जो भी किसी द्वारा किसी के पर्सन के द्वारा यहाँ पर कंप्लेंट दिया जा सकता है, और प्रोटेक्शन ऑफिसर को ये कंप्लेंट दिया जाएगा। सी क्लाउज के अंतर्गत काउंसलर का मीन्स होता है जो भी मेंबर सर्विस प्रोवाइड करे और यहाँ पर काउंसलिंग प्रोवाइड करे, सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत में। डी क्लाउज में दिया हुआ है फॉर्म मीन्स यहाँ पर जो भी इस रूल्स के अंतर्गत यहाँ पर अपेंडेड किए गए हैं, फॉर्म्स बनाए गए हैं, वो आपको इस रूल्स के अंतर्गत देखने को मिलता है। क्लाउज ई के अंतर्गत सेक्शन इस एक्ट के अंतर्गत जो भी यहाँ पर धारा है वो सेक्शन इसमें क्लाउज ए के अंतर्गत रखे गए हैं। यहाँ पर क्लाउज एफ के अंतर्गत जो भी वर्ड या एक्सप्रेशन यूज नहीं किया गया हो या फिर डिफाइन नहीं है इस रूल के अंतर्गत, तो इसके एक्ट में जो भी रिस्पेक्टिवली एक्ट है उसमें उसके अंतर्गत यहाँ पर उसे फॉलो किया जाएगा। तो ये हमारे पास सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है। अगर इसी चीज़ को हम हिंदी में देख लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इस एक्ट का जो नाम है महिला और बाल, डेट मीन्स यहाँ पर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम 2006, इससे जो लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, और घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 37 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर इस नियम को बनाया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पर धारा 1 के अंतर्गत इस नियम का नाम जो है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम 2006 रखा गया है। और इसे जो 26 अक्टूबर डेट मीन 26 अक्टूबर 2006 को इसे लागू किया गया था। अब सेकेंड सेक्शन देखिए धारा 2, तो यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है जो क्लाउज ए में है अधिनियम, इस घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 अभिप्रेत है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और बी क्लाउज के अंतर्गत शिकायत से संरक्षण अधिकारी को किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया मौखिक या फिर लिखित में अभिकथन अभिप्रेत है, तो उसे हम कंप्लेंट कह सकते हैं। और यहाँ पर क्लाउज सी के अंतर्गत परामर्शदाता से सेवा प्रदाता का कोई ऐसा सदस्य अभिप्रेत है जो धारा 14 की उपधारा 1 के अधीन परामर्श देने के लिए सक्षम हो, तो उसे हम काउंसलर भी जिसे कहते हैं इंग्लिश में। डी प्रारूप, इस नियमों के संलग्न कोई प्रारूप अभिप्रेत है। ई के अंतर्गत धारा से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है। और लास्ट एफ जो है उन शब्दों और पदों के जो प्रयुक्त है और इन नियमों में परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित है,
वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में है। तो ये क्लाउज ई तक था। अब इसका नेक्स्ट सेक्शन हम देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास धारा 3 के अंतर्गत में संरक्षण अधिकारियों की अर्हताएं और अनुभव। तो यहाँ पर क्लाउज 1 में दिया हुआ है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए संरक्षण अधिकारी सरकारी या गैर सरकारी संगठनों के सदस्य हो सकेंगे, परंतु महिलाओं को अधिमानता दी जाएगी। तो ये दिया हुआ है क्लाउज 1 के अंतर्गत। क्लाउज 2 है, अधिनियम के अधीन संरक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति के पास सामाजिक सेक्टर में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होगा। डेट मीन्स इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी संरक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाएंगे, उनके पास, उन व्यक्तियों के पास कम से कम सामाजिक सेक्टर में जो 3 ईयर्स का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लाउज 3 के अंतर्गत में लिखा हुआ है, संरक्षण अधिकारी का पदावधि न्यूनतम 3 वर्ष का अवधि होगी। क्लाउज 4 में है, राज्य सरकार संरक्षण अधिकारी को अधिनियम और इन नियमों के अधीन उसके कृतियों का दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के लिए आवश्यक कार्यालय सहायता उपलब्ध कराएगी। तो ये हमारे संरक्षण अधिकारियों की अर्हताएं और अनुभव सेक्शन 3 में दिया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो सेक्शन है, धारा 4 है, और इसमें दिया हुआ है संरक्षण अधिकारियों को सूचना। तो यहाँ पर क्लाउज 1 के अंतर्गत कोई व्यक्ति जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कृत्य हुआ है या फिर हो रहा है या होने की संभावना है, वह इसके बारे में सूचना उस क्षेत्र के अधिकारिता रखने वाले संरक्षण अधिकारी को मौखिक रूप या लिखित रूप से देगा। डेट मीन्स यहाँ पर किसी व्यक्ति के द्वारा अगर यहाँ पर वो बिलीव कर रहा हो या फिर कहीं पे उसको विश्वास है कि घरेलू हिंसा हो सकता है या फिर होने की संभावना है, तो ऐसी सूचना जो है उस क्षेत्र की जो भी अधिकारी होंगे, संरक्षण अधिकारी होंगे, उसे मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप से यहाँ पर सूचना दे दिया जाएगा कोई भी व्यक्ति के द्वारा। सेकेंड क्लाउज में दिया हुआ है, उपनियम 1 के अधीन संरक्षण अधिकारी को मौखिक सूचना देने की दशा में वह उसे लेखबद्ध कराएगा और कराएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उस पर ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए हो और सूचना देने वाला लिखित जानकारी देने की स्थिति में नहीं है, तो संरक्षण अधिकारी समाधान करेगा और ऐसी जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान का अभिलेख रखेगा। तो डेट मीन्स जो भी यहाँ पर क्लाउज 1 के अंतर्गत ऐसी सूचना अगर दे रहा है संरक्षण अधिकारी को, तो उनका जो है सिग्नेचर या फिर उनका पहचान जो है रखा जाएगा, जो लिखित रूप से होगा। और अगर वो लिखित रूप जानकारी नहीं देना चाह रहा है तो फिर उसकी जानकारी, पहचान, व्यक्ति की पहचान जरूर रखना है, जो संरक्षण अधिकारी को रखना होगा। तो ये दिया हुआ है क्लाउज 2 के अंतर्गत। 3 अधिकारी उसके द्वारा अभिलिखित की गई सूचना की प्राप्ति तुरंत बिना खर्च के सूचना देने वाले को देगा। डेट मीन्स जो भी यहाँ पर अभिलिखित के द्वारा सूचना दी गई होगी और उसमें जो भी खर्च, सूचना देने वाले को जो भी खर्च हुआ होगा तो उसे दे दिया जाएगा। तो ये क्लाउज 3 के अंतर्गत दिया हुआ है। अब इसी चीज़ को हम इंग्लिश में देख लेते हैं, सेक्शन 3 और 4। तो यहाँ पर हमारे पास सेक्शन 3 के अंतर्गत में क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। डेट मीन्स क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोटेक्शन ऑफिसर का। तो क्लाउज 1 में दिया हुआ है, जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंटेड की जाएगी वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होगा, और ये एक राज्य के एक या फिर वो एक गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किए जा सकते हैं ऑफिसर, या फिर वो गैर, डेट मीन्स वो एक ऑर्गेनाइजेशन से भी हो सकते हैं, जो नॉन गवर्नमेंट भी हो सकता है, उसके मेंबर भी हो सकते हैं। तो ये दिया हुआ है, और साथ में यहाँ पर जो भी वुमेन्स हैं उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा इसके अंतर्गत में। और क्लास 2 में दिया हुआ है, जो भी पर्सन अपॉइंटेड किए गए हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर के तौर पर, उन्हें कम से कम सोशल सेक्टर में लास्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए, एटलीस्ट उनके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड क्लाउज में दिया हुआ है, जो भी टेन्योर है प्रोटेक्शन ऑफिसर का, वो मिनिमम पीरियड जो होगा वो 3 ईयर्स का होगा। डेट मीन्स प्रोटेक्शन ऑफिसर का मिनिमम पीरियड, जो टेन्योर होगा, कार्यकाल होगा उनका 3 साल का कम से कम होगा। और फोर्थ क्लाउज में दिया हुआ है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी ऑफिस असिस्टेंट्स, जो भी प्रोवाइड करेगी प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए, वो सारे फंक्शन को परफॉर्म करने और रोल के अंतर्गत यहाँ पर इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है इन्फॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। तो क्लाउज सेक्शन 4 में इन्फॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर के अंतर्गत में यहाँ पर क्लाउज 1 दिया हुआ है, जो भी पर्सन, अगर कोई पर्सन के द्वारा यहाँ पर बिलीफ के दौरान यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस का सूचना दिया जा रहा है इस एक्ट के अंतर्गत, या फिर वैसी वायलेंस, घरेलू जो डोमेस्टिक वायलेंस है अगर होने की चांस है या फिर कहीं पर किया जा सकता है, कमिटेड किया जा सकता है, तो वैसा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर को दिया जाएगा, जो भी ओरली या फिर राइटिंग होना चाहिए, और ये उस क्षेत्र के प्रोटेक्शन ऑफिसर को दिया जाएगा कोई भी पर्सन के द्वारा। क्लास 2 में दिया हुआ है, जो भी पर्सन के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है प्रोटेक्शन ऑफिसर को, सब क्लाउज 1 के अंतर्गत या फिर ओरली हो, तो उन्हें
यहाँ पर कंफर्म करना है कि उस चीज़ को वो राइटिंग में लिख ले और वहाँ पर साइन होना चाहिए उस पर्सन का जिन्होंने भी वैसा इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर वो इन्फॉर्मेशन जो भी इन्फॉर्मेंट है, अगर वो रिटर्न इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा है तो यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर सेटिस्फाई करेगी और वहाँ पर उनकी जो पहचान है, रिकॉर्ड है, उस पर्सन का रखा जाएगा फॉर, ताकि उस इन्फॉर्मेशन के दौरान जो भी पर्सन ने इन्फॉर्म किया है उसका रिकॉर्ड जो है, उसका आइडेंटिटी है, वो उनका रखा जाएगा प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास में। नेक्स्ट यहाँ पर है क्लाउज 3। और क्लाउज 3 के अंतर्गत में जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो कॉपी, अगर किसी भी पर्सन के द्वारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, जो कॉपी के द्वारा दिया जा रहा है, तो वो उसे रिकॉर्डेड को यहाँ पर इमीडिएटली फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेंट को दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ है क्लाउज 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 में है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट्स। डेट मीन्स यहाँ पर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को हमें सेक्शन 5 में देखना है, तो इसे हम देख लेते हैं, जिसे हम हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर घरेलू हिंसा की रिपोर्ट कहेंगे। और यहाँ पर क्लाउज 1 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर प्रारूप 1 में घरेलू हिंसा की रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे मजिस्ट्रेट को देगा, और उसकी प्रक्रिया स्थानीय अधिकारिता की सीमाओं के भीतर जहाँ ऐसी घरेलू हिंसा होने अभिकथित है कि पुलिस थाना के बाहर साधक पुलिस अधिकारी की ओर उस क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं को भेजेगा। तो ये दिया हुआ है हमारे 5 सेक्शन क्लाउज 1 के अंतर्गत। क्लाउज 2 में दिया हुआ है किसी व्यक्ति के अनुरोध पर कोई सेवा प्रदाता प्रारूप 1 में घरेलू हिंसा रिपोर्ट अभिलिखित करेगा और उसकी एक प्रति मजिस्ट्रेट को और उस क्षेत्र के अधिकारिता रखने वाले उस संरक्षण अधिकारी को जहां ऐसी घरेलू हिंसा होने अभिकथित है भेजेगा। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 5 के अंतर्गत। अब नेक्स्ट उसी तरीके से यहाँ पर सेक्शन 6 है मजिस्ट्रेट का आवेदन। तो यहाँ पर क्लॉज 1 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति का प्रत्येक आवेदन धारा 12 के अधीन प्रारूप 2 या उसके यथासंभव निकटतम रूप में होगा। क्लास 2 में दिया हुआ है कोई व्यथित व्यक्ति उपधारा 1 के अधीन अपने आवेदन पत्र को तैयार करने में संरक्षण अधिकारी की सहायता ले सकेगी और उसे संबद्ध मजिस्ट्रेट को भेजेगी। क्लास 3 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति के अशिक्षित होने की दशा में संरक्षण अधिकारी आवेदन पत्र को पढ़ेगा और उसकी अंतर्वस्त्रों को उसे समझाएगा। यहाँ पर क्लास 4 में दिया हुआ धारा 23 की उपधारा 2 में के अधीन फाइल किए जाने वाले शपथ पत्र प्रारूप 3 में होगा। और क्लाउज 5 में दिया हुआ है आवेदन धारा 12 के अधीन निपटाया जाएगा और आदेशों को परिवर्तन उसी रीति में होगा जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 125 के अधीन अधिकथित है। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 6 में। अगर इसी चीज़ को हम इंग्लिश में देखें तो यहाँ पर पहला सेक्शन 5 में है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, यानी कोई भी अगर घरेलू हिंसा का रिपोर्ट है वो सेक्शन 5 के अंतर्गत किया जाएगा। और जो भी यहाँ पर कंप्लेंट किया जा रहा है डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा यहाँ पर एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार किया जाएगा फॉर्म 1 के अंतर्गत। और यहाँ पर जो भी फॉर्म 1 के अंतर्गत यहाँ पर उसे तैयार रिपोर्ट करने के बाद उस रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, और उनका कॉपीज़ जो है वो पुलिस ऑफिसर, जो भी पुलिस स्टेशन हो वहाँ पे जुरिडिक्शन उस क्षेत्र का, उस पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर के पास भी एक कॉपीज़ जो है फॉरवर्ड किया जाएगा। और इस जुरिडिक्शन के अंतर्गत जो भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो, आरोप लगाया गया हो, जहाँ पर भी उस एरिया के सर्विस प्रोवाइडर को भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये क्लाउज 1 के अंतर्गत किया जाएगा। और क्लाउज 2 के अंतर्गत अगर हम समझें तो यहाँ पर जो भी रिसिप्ट किया गया हो, रिक्वेस्ट यहाँ लिया गया हो एग्रीड पर्सन के द्वारा, तो वैसा रिकॉर्ड यहाँ पर इंसिडेंट डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को फॉर्म 1 के अंतर्गत में यहाँ पर एक फॉरवर्ड कॉपी जो है किया जाएगा मजिस्ट्रेट के पास और एक प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जो उस क्षेत्र का प्रोटेक्शन ऑफिसर हो, और उस एलिग्ड प्लेस पे जो भी जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो वहाँ के उस एरिया के पास उनके प्रोटेक्शन ऑफिसर को ये भी फॉरवर्ड किया जाएगा कॉपी। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 2 में। डेट मीन्स अगर किसी भी तरह का डोमेस्टिक इंसिडेंट वायलेंस होता है तो यहाँ पर जो भी पर्सन के द्वारा इन्फॉर्म किया जा रहा है उनको उनका रिपोर्ट को समझते हुए यहाँ पर फॉर्म 1 दिया हुआ है। फॉर्म 1 क्या है वो मैं आपको आगे लास्ट में वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर फॉर्म 1 के अंतर्गत उस रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा और उसका कॉपी जो है एक मजिस्ट्रेट के पास और एक प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर पुलिस ऑफिसर को भी सेंड किया जाएगा जो कॉपीज़ होंगे उनके। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 5 में। नेक्स्ट इसी तरीके से यहाँ पर सेक्शन 6 में दिया हुआ है एप्लीकेशन टू दी मजिस्ट्रेट, यानी एप्लीकेशन जो है वो मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा। क्लाउज 1 के अंतर्गत जो भी एप्लीकेशन यहाँ एग्रीड पार्टी के द्वारा पर्सन के द्वारा दिया जा रहा है सेक्शन 12 के अंतर्गत, वो फॉर्म 2 को प्रिपरेशन करके वो जितना जल्दी हो सके वहाँ पर भेजा जाएगा। क्लाउज 2 के अंतर्गत यहाँ भी जो भी एग्रीड पार्टी है उनके हेल्प करने के लिए यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर होंगे जो प्रिपेयर कर सकते हैं उनके एप्लीकेशन सब रूल 1 के अंतर्गत, और वो
फॉरवर्ड करेंगे मजिस्ट्रेट के पास। थर्ड क्लाउज के अंतर्गत जो भी एग्रीव्ड पार्टी पर्सन है, अगर वो इलिटरेट है, अगर पढ़ा लिखा नहीं है, तो उन्हें प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा उस एप्लीकेशन को समझाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा उनके कंटेंट्स को, एप्लीकेशन का कंटेंट को। फोर क्लाउज में दिया हुआ है एफिडेविट जो है फाइल किया जाएगा सब सेक्शन 2 सेक्शन 23 के अंतर्गत, जो यहाँ फाइल किया जाएगा फॉर्म 3 के अंतर्गत में। तो फॉर्म 1 2 3 ये सब क्या फॉर्म है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यहाँ पर नेक्स्ट क्लाउज 5 है, जो भी एप्लीकेशन बनाए गए सेक्शन 12 के अंतर्गत और डील किए जाएंगे उस ऑर्डर को फॉलो किए जाएंगे सेक्शन 125 जो भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 में दिया हुआ है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 7, तो सेक्शन धारा 7 को हम देख लेते हैं। तो धारा 7 में दिया हुआ मजिस्ट्रेट का एक पक्षीय आदेश को प्राप्त करने के लिए शपथ पत्र। तो धारा 23 की उपधारा 2 के अधीन एक पक्षीय आदेश प्राप्त करने के लिए फाइल किया गया प्रत्येक शपथ पत्र प्रारूप 3 में होगा, डेट इज फॉर्म 3 में होगा। तो ये दिया हुआ है हमारे सेक्शन 7 धारा 7 में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है धारा 8 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों का कर्तव्य और कृत्य। डेट मीन्स यहाँ पर जो भी ड्यूटीज़ और फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफिसर का वो दिया हुआ है सेक्शन 8 में, और इसे पढ़ लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लाउज 1 सब क्लाउज 1 के अंतर्गत वथित व्यक्ति को अधिनियम के अधीन कोई शिकायत करने के लिए यदि वथित व्यक्ति इस प्रकार की इच्छा व्यक्त करे तो उन्हें सहायता देना। तो ये सब जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर, ये सब सारे चीज़ जो है एक तरीके से प्रोटेक्शन ऑफिसर का ड्यूटीज़ एंड उनका फंक्शन है, जो एक उन्हें करना, उन्हें ये चीज़ रिस्पॉन्स करना, उन्हें पालन करना उनकी जवाबदेही होगी। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा सारे जो भी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दिया हुआ है सेक्शन 8 के अंतर्गत में। अब यहाँ पर हम सेक्शन 9 की बात करें, धारा 9 की बात करें, तो आपातकालीन मामलों में की जाने वाली कार्रवाई। तो यदि संरक्षण अधिकारी या किसी सेवा प्रदाता को ईमेल या किसी टेलीफोन कॉल या उसी रूप में व्यथित व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है जिसके पास यह विश्वास किए जाने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कृत्य हो रहा हो या होने की संभावना है, और ऐसी किसी आपातकालीन स्थिति में यथास्थिति संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता तत्काल पुलिस की सहायता मांगेगा, जो यथास्थिति संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता के साथ घटनास्थल पर जाएगी और घरेलू दुर्घटना रिपोर्ट को अभिलिखित करेगा तथा अधिनियम के अधीन समुचित आदेश प्राप्त करने के लिए उस अविलंब मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा। तो ये दिया हुआ है 9 धारा के अंतर्गत। यहाँ पर अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर ईमेल के द्वारा या फिर टेलीफोन कॉल के द्वारा या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन के द्वारा यहाँ पर अगर मिल रहा है सूचना, जो विश्वास है कि हाँ ऐसा कुछ घरेलू हिंसा हो सकता है, अगर विश्वास करने के ऊपर अगर ऐसा कृत्य हो रहा हो कहीं पर घरेलू हिंसा या फिर होने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में जो भी संरक्षण अधिकारी होंगे वो पुलिस की सहायता लेकर वहाँ पर जाएंगी जहाँ पर घटनास्थल है, और उस रिपोर्ट को बनाकर जितना जल्दी हो सके उसे मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 9 के अंतर्गत। अब इसी चीज़ को हम इंग्लिश में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 के अंतर्गत एफिडेविट फॉर ऑब्टेनिंग एक्स पार्टी ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। डेट मीन्स जो भी यहाँ पर एफिडेविट बनाए जाएंगे एक्स पार्टी को ऑर्डर को लेकर, तो यहाँ पर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 23 का बनाया जाएगा फॉर्म 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पर है सेक्शन 8। सेक्शन 8 में दिया हुआ है ड्यूटीज़ एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। डेट मीन्स क्या ड्यूटीज़ और फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफिसर का, वो धारा 8 के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। और जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये सब सारे जो भी क्लाउज में दिए हुए सब सेक्शन में दिए हुए हैं, ये सब ड्यूटीज़ और फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो फॉलो करना है और उन्हें इसके अंतर्गत अपना ड्यूटीज़ परफॉर्म करना है। तो ये सब दिया हुआ है जो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 के अंतर्गत एक्शन टू बी टेकन इन केस ऑफ इमरजेंसी। डेट मीन्स धारा 9 के अंतर्गत में जो भी इमरजेंसी के केस में वो एक्शन क्या लिया जाएगा वो हम सेक्शन 9 में देखेंगे। तो यहाँ पर अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास किसी भी तरह का रिलायबल इन्फॉर्मेशन आ रहा है थ्रू ईमेल या फिर टेलीफोन कॉल या फिर किसी भी पर्सन के द्वारा यहाँ पर आया हो, तो वैसे इन्फॉर्मेशन पे वैसे अगर रीज़न है बिलीव करने का कि हाँ वैसा कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या फिर कहीं होने का चांसेस है, तो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है, यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा जो भी पुलिस की हेल्प ली जाएगी, इमीडिएट पुलिस
पुलिस की मदद लेकर उस प्रोटेक्शन ऑफिसर के साथ में वो जाएगी जहाँ पर वैसा कोई डोमेस्टिक इंसिडेंट हुआ हो। उस प्लेस पर जाने के बाद वहाँ पर रिपोर्ट जो है लिया जाएगा उस स्थल का, और फिर वहाँ पर जो भी रिपोर्ट बनने के बाद उसे जितना जल्दी हो सके मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। उस मजिस्ट्रेट के पास उसे भेज दिया जाएगा बिना देरी किया हुआ। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 9 के अंतर्गत में। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 10 है, धारा 10। धारा 10 के अंतर्गत में संरक्षण अधिकारी के कापित्य अन्य कर्तव्य, डेट मीन्स यहाँ पर जो भी और अदर ड्यूटीज दिए गए हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर को, वो सेक्शन धारा 10 के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्लॉज 1 में है, यदि मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित में ऐसा करने का निर्देश दिया जाए तो संरक्षण अधिकारी क्लाउज ए के अंतर्गत साक्षी गृहस्थी में निवास करने के परिसर में निरीक्षण करेगा और आरंभिक जांच करेगा। यदि न्यायालय अधिनियम के अधीन व्यथित व्यक्ति को एक पक्ष अंतरिम राहत देने के संबंध में स्पष्टीकरण की अपेक्षा करेगा, ऐसे गृह निरीक्षण के लिए आदेश पारित करेगा। सब क्लाउज बी के अंतर्गत समुचित जांच करने के पश्चात उपलब्धियों और अस्थियों, बैंक खातों या न्यायालय द्वारा निर्देशित किए गए किन्हीं अन्य दस्तावेज का रिपोर्ट फाइल करेगा। और सब क्लाउज के अंतर्गत व्यतीत व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत सामान का कब्जा बहाल कराएगा, जिसके अंतर्गत उपहार और आभूषण और साक्षी गृहस्थी का सामान भी है। नेक्स्ट यहाँ पर व्यतीत व्यक्ति को बालकों की अभिरक्षा पुनः प्राप्त कराने में सहायता देगा और उनके अधिक्षण के अधीन उनके निरीक्षण के अधिकारी को जो न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाए सुनिश्चित करेगा। और यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित रीति में अधिनियम के अधीन कार्रवाइयों में आदेश जिसमें धारा 12 हो, धारा 18, 19, 20, 21 या फिर धारा 23 के अधीन आदेश भी है को ऐसी रीति में जो न्यायालय द्वारा निर्देशित किए जाए परिवर्तन करवाने में न्यायालय की सहायता करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे यदि अभिकथित घरेलू हिंसा में अंतर्विलित किसी अस्त्र के अधिहरण में यदि अपचित हो पुलिस की सहायता लेगा। तो ये दिया हुआ है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ है प्रोटेक्शन ऑफिसर का, जो सुनिश्चित करेगी अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी भी तरह का ऑर्डर दिया जा रहा हो। इसमें क्लास 2 में संरक्षण अधिकारी ऐसे अनेक कर्तव्यों को भी अनुपालन करेगा जो उसे राज्य सरकार या मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनियम और इन नियमों को समय समय पर प्रभावी करने के लिए सामुन्देशित किया जाए। क्लास 3 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट किसी मामले में प्रभावी अनुतोष के लिए आदेशों को अतिरिक्त मामलों में अच्छे प्रबंधन के लिए अपनी आधिकारिकता के संरक्षण अधिकारियों को साधारण व्यवहार से संबंधित निर्देश भी जारी कर सकेगा और संरक्षण अधिकारी उनको पूरा करने के लिए बाध्य होगा। तो ये जो अदर ड्यूटीज़ दिया जाएगा प्रोटेक्शन ऑफिसर को वो हमें सेक्शन 10 में देखने को मिलता है। अब इसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट जो धारा 11 है इसमें हमें देखने को मिलता है सेवा प्रदाताओं का रजिस्ट्रीकरण, डेट मीन्स जो भी रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर है, तो इसे यहाँ पर सेक्शन 11 में हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट है, तो इससे पहले हम सेक्शन 10 और 11 को इंग्लिश में देख लेते हैं जो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। तो यहाँ पर सेक्शन 10 के अंतर्गत में सर्टेन अदर ड्यूटीज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर, डेट मीन्स यहाँ पर क्या अदर ड्यूटीज़ जो है प्रोवाइड दिया जा सकता है प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को, वो सेक्शन 10 में डिफाइन किया हुआ है। और यहाँ पर क्लॉज 1 के अंतर्गत में अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर को अगर डायरेक्टिंग या फिर राइटिंग में किसी भी तरह डायरेक्ट किया जा रहा है मजिस्ट्रेट के द्वारा तो उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर क्लॉजेज में डिफाइन किया हुआ है। अगर किसी भी तरह का ABCDE ये सब सारे चीज़ जो क्लाउज में यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं, ये सब अगर किसी भी तरह का सूचना यहाँ पर दिया जा रहा है, राइटिंग नोटिस दिया जा रहा है मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रोटेक्शन ऑफिसर को, तो उन्हें ये चीज़ फॉलो करके ये ड्यूटीज़ को फॉलो अप करना है और उसे निभाना भी है। उसी तरीके से यहाँ पर क्लाउज 2 के अंतर्गत अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर क्लाउज सेक्शन 10 क्लाउज 2 के अंतर्गत अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर को किसी भी तरह का ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए कहा गया हो जो असाइन किया जाए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा इस एक्ट के अंतर्गत, तो उन्हें समय के अनुसार जैसा भी उन्हें ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए असाइन किया गया हो वो बाध्य होगी इस प्रोटेक्शन ऑफिसर परफॉर्म करने के लिए। और नेक्स्ट यहाँ पर क्लाउज 3 में दिया हुआ है अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी भी तरह का ऑर्डर यहाँ पर पास किया गया हो किसी भी केसेस में हो या फिर किसी भी तरह का डायरेक्शन यहाँ पर दिया जा रहा हो, तो वो सब चीज़ जो है यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा वो बाउंड होंगे कि उन्हें फॉलो करें और उस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर होंगे वहाँ पर उनके द्वारा फॉलो किया जाएगा वैसे केसेस में। तो ये दिया हुआ है क्लाउज 3 में। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है सेक्शन 11। सेक्शन 11 में दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, तो ये सेक्शन 11 में पढ़ना है रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 12 है धारा 12 के अंतर्गत में यहाँ पर सूचना की तामील का माध्यम, डेट मीन्स ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, यहाँ पर जो भी नोटिस दिया जा रहा है सर्विसेज के लिए वो दिया हुआ है धारा 12 में सेक्शन 12 में। तो इस अधिनियम के अधीन संबंधित कार्रवाइयों के संबंध में उपसंजात होने के लिए सूचना में घरेलू हिंसा कराने वाले
कथित व्यक्ति का नाम, घरेलू हिंसा की प्रकृति और ऐसे अन्य ब्यौरे होंगे जो संबंध व्यक्ति की पहचान को सुकर बना सके। तो ये दिया हुआ है धारा 12 में। और इसी से रिलेटेड जो भी यहाँ पर सूचना की तामील निम्नलिखित रीति में की जाएगी वो इस सेक्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास सेक्शन है 13 और यहाँ पर परामर्शदाताओं की नियुक्ति, डेट मीन्स जो भी काउंसलर्स की नियुक्ति की जाएगी वो दिया हुआ है 13 में, काउंसलर। तो यहाँ पर संरक्षण अधिकारी द्वारा क्लॉज 1 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध परामर्शदाताओं की सूची में किसी व्यक्ति को सूचना के अधीन परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और डेट मीन्स कहा जा रहा है अगर संरक्षण अधिकारी द्वारा अगर किसी भी काउंसलर के द्वारा जो सूचना दिया जाता है कोई भी व्यक्ति के द्वारा, तो उसे भी यहाँ पर नियुक्ति किया जाएगा काउंसलर के तौर पे। और क्लास 2 में दिया हुआ है अगर निम्नलिखित व्यक्ति किसी कार्रवाई में परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, अर्थात सब क्लाउज 1 के अंतर्गत दिया कोई व्यक्ति जो विवाद की विषय वस्तु में हितबद्ध है या उसे संबंध है या पक्षकारों में से किसी एक या उससे संबंधित है जो उनका प्रतिनिधित्व कर चुका है तब तक जब तक कि सभी पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में ऐसे आदेश का अभित्यजन न कर दिया गया हो। ठीक क्लाउज 2 के अंतर्गत दिया हुआ है कोई विधिक वैसे जो किसी मामले या किसी अन्य वाद या उससे संबद्ध कार्रवाइयों में प्रत्यर्थी के लिए उपसंजात हुआ हो। तो ये दिया हुआ है अगर कोई व्यक्ति के द्वारा इस परामर्शदाता के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, अगर उनके पास उससे उनके रिलेटिव हो या फिर उनके तौर पे उस व्यक्ति के तौर पे किसी भी पक्षकार में किसी भी से रिलेटेड हो या फिर उनकी सूचना जो भी यहाँ पर दिया जा रहा है उसमें कभी भी वो एक तरीके से लीडरशिप का काम कर चुके हो, तो वैसे व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्ति का पात्र नहीं माना जाएगा। और साथ में क्लाउज 3 में दिया हुआ है परामर्शदाता जहाँ तक संभव हो महिला होगी, तो यहाँ पर महिलाओं को प्रेफरेंस दिया जाएगा क्लाउज 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 14 है और यहाँ पर 14 में दिया हुआ है परामर्शदाताओं द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, डेट मीन्स प्रोसीड्यूर टू बी फॉलोड बाय काउंसलर। तो क्या यहाँ पर फॉलो किया जाएगा वो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्लाउज 1 में दिया हुआ है परामर्शदाता न्यायालय या संरक्षण अधिकारी या दोनों के साधारण अधीक्षण के अधीन कार्य करेंगे। और क्लाउज 2 में दिया हुआ है परामर्शदाता व्यतीत व्यक्ति या दोनों पक्षकारों की किसी सुविधाजनक स्थान पर बैठक बुलाएंगे। और यहाँ पर 3 में लिखा हुआ है परामर्श के लिए बुलाए गए कारकों के अंतर्गत एक कारक क्या भी होगा कि प्रत्यार्थी या वचनबद्ध देगा कि वैसी घरेलू हिंसा में जो परिवादी द्वारा शिकायत की गई है दूर रहेगा और सुनिश्चित मामले में यह वचनबद्ध देगा कि वह मिलने का प्रयास नहीं करेगा या फिर परामर्शदाता के समक्ष परामर्श कार्रवाइयों या सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के आदेश से विधि या आदेश से अनुच्छेद या के सिवाय सूचना की किसी रीति में पत्र या टेलीफोन इलेक्ट्रॉनिक मेल या किसी अन्य माध्यम के द्वारा संपर्क करने का प्रयास नहीं करेगा। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 14 में। इसी तरीके से यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्लाउजेस है वो दिया हुआ है, इसके रिलेटेड काउंसलर का प्रोसीड्यूर क्या होगा वो यहाँ पर 14 में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं इसे इंग्लिश में जो कि है यहाँ पर। तो इससे पहले हम सेक्शन 12 की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन 12 में मीन्स ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। तो ये सेक्शन 12 में दिया हुआ है जैसे कि मैंने आपको बताया है। और नेक्स्ट यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसलर। तो अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसलर जो है यहाँ पर किया जाएगा किसी भी व्यक्ति को काउंसलर के तौर पे वो सेक्शन 13 के अंतर्गत किया जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 14 प्रोसीड्यूर टू बी फॉलोड बाय काउंसलर। अब क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोसीड्यूर फॉलो किया जाएगा काउंसलर के द्वारा, वो सेक्शन 14 में दिया हुआ है। तो इसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 15 की ओर हम बढ़ते हैं। और इसे सेक्शन 15 को अगर हम यहाँ पर देखें तो ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर, डेट मीन्स यहाँ पर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्डर्स जो है वो दिया हुआ है सेक्शन 15 में, जिससे हम संरक्षण आदेशों का भंग होना भी कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 15 है धारा 15 के अंतर्गत संरक्षण आदेशों का भंग होना। अगर कोई ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर्स कर रहा है, जो भी कोई व्यतीत व्यक्ति है संरक्षण अधिकारी को संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश के भंग की रिपोर्ट कर सकेगा। तो यहाँ पर क्लॉज 1 के अंतर्गत किया जाएगा। और कोई भी व्यक्ति के द्वारा अगर यहाँ पर उनके आदेश को भंग किया गया हो तो वैसा रिपोर्ट कर सकेगा जो दिया हुआ है। और क्लॉज 2 के अंतर्गत भी जो उपनियम 1 में निर्दिष्ट प्रत्येक रिपोर्ट सूचना देने वाले लिखित में होगी और व्यतीत द्वारा सवैक रूप से हस्ताक्षरित होगी। और यहाँ पर थर्ड क्लॉज के अंतर्गत जो भी संरक्षण अधिकारी ऐसी शिकायत की एक प्रति ऐसे संरक्षण आदेश के साथ भेजेगा जिसके भंग होने का अभिकथन किया गया है, समुचित आदेशों के लिए संबद्ध मजिस्ट्रेट को भेजेगा। तो ये जो भी प्रोसीड्यूर दिया हुआ है ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर्स को वो यहाँ पर किया जाएगा सेक्शन 15 के अंतर्गत। और उनके जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर सेक्शन 16 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति को आश्रय, यहाँ डेट मीन्स कोई भी जो भी व्यक्ति है
जो शेल्टर्स दिया जा रहा है एग्रीव्ड पर्सन को, उनका यहाँ डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 16 के अंतर्गत। और यहाँ पर जो भी व्यथित व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर संरक्षण अधिकारी या फिर सेवा प्रदाता किसी आश्रय गृह के भार साधक व्यक्ति को धारा 6 के अधीन लिखित में अनुरोध कर सकेगा, जिसमें यह स्पष्ट कथन करेगा कि आवेदन धारा 6 के अधीन किया जा रहा है। और क्लास 2 के अंतर्गत जब कोई संरक्षण अधिकारी उप नियम 1 में निर्दिष्ट अनुरोध करता है तो धारा 9 के अधीन या धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकृत घरेलू हिंसा की रिपोर्ट की एक प्रति भी संलग्न करेगा। परंतु आश्रय गृह किसी व्यथित व्यक्ति को उसके आश्रय गृह में आश्रय के लिए आवेदन किए जाने से पहले घरेलू हिंसा की रिपोर्ट की दर्ज न होने पर अधिनियम के अधीन आश्रय के लिए मना नहीं करेगा। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 16 के अंतर्गत में, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति के द्वारा अनुरोध किया जा सकता है अगर उन्होंने किसी भी तरह का गलत किया हो व्यथित व्यक्ति के द्वारा, तो यहाँ पर लिखित में अनुरोध कर सकेगा, जो दिया हुआ है सेक्शन 16 में यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर है व्यथित व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा। अगर यह क्लास 1 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या फिर सेवा प्रदाता किसी चिकित्सा सुविधा के भार साधक व्यक्ति को धारा 7 के अधीन लिखित अनुरोध कर सकेगा, जिसपे यह स्पष्ट कथन करेगा कि आवेदन धारा 7 के अधीन किया गया है। और क्लास 2 के अंतर्गत जब संरक्षण अधिकारी ऐसा अनुरोध करता है तब उसके साथ घरेलू हिंसा रिपोर्ट की एक प्रति भी होगी। परंतु चिकित्सा सुविधा प्रदाता अधिनियम के अधीन किसी व्यथित व्यक्ति को उसके द्वारा चिकित्सा सहायता के लिए आवेदन किए जाने से पहले घरेलू हिंसा का रिपोर्ट दर्ज न कराने जाने पर चिकित्सा सहायता या परीक्षण के लिए चिकित्सा सुविधा के लिए मना नहीं करेगा। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 17 के क्लास 2 में। और 3 क्लास में दिया हुआ है यदि घरेलू हिंसा रिपोर्ट नहीं की गई है तो चिकित्सा सुविधा का भार साधक व्यक्ति इस प्रारूप 1 में भरेगा और उसे स्थानीय संरक्षण अधिकारी को भेजेगा। और क्लॉज 4 में दिया हुआ चिकित्सा सुविधा प्रदाता व्यथित व्यक्ति को चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति खर्च के बिना उपलब्ध कराएगा। तो ये जो भी क्लाउजेस है यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन 17, ये जो सेक्शन है। अब इसे हम इंग्लिश में देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर इंग्लिश में बात करें तो सेक्शन 16 में दिया हुआ है शेल्टर टू दी एग्रीव्ड पर्सन। डेट मीन्स यहाँ पर जो भी शेल्टर्स टू दी एग्रीव्ड पर्सन, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा एग्रीव्ड पर्सन के द्वारा यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट अगर किया जा रहा है प्रोटेक्शन ऑफिसर को, जो सेक्शन 6 के अंतर्गत किया जाएगा, और उनके जो राइटिंग में होना चाहिए यहाँ पर एप्लीकेशन जो सेक्शन 6 के अंतर्गत में होगा। तो ये चीज़ दिया हुआ है सेक्शन 16 में जो शेल्टर टू दी एग्रीव्ड पर्सन है। और इसी तरीके से अगर कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर जो भी अगर रिक्वेस्ट बनाया जा रहा है सब सेक्शन 1 के अंतर्गत में, डेट मीन सब क्लाउज 1 के अंतर्गत में या प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए, और अगर कोई वैसा डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट रजिस्टर्ड किया गया हो तो वैसे सेक्शन 9 के अंतर्गत और सेक्शन 10 के अंतर्गत में यहाँ पर उनके द्वारा सुविधा प्रदान किया जाएगा, जो सेक्शन 16 में दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 17 है मेडिकल फैसिलिटी टू दी एग्रीव्ड पर्सन। डेट मीन्स मेडिकल फैसिलिटी जो है यहाँ पर एग्रीव्ड पर्सन को दिया जाएगा, जो भी एग्रीव्ड पर्सन है या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर है या फिर सर्विस प्रोवाइडर है, उनके रिक्वेस्ट पर यहाँ पर सेक्शन 7 के अनुसार यहाँ पर उन्हें उस व्यक्ति को मेडिकल फैसिलिटी राइटिंग में दिया जाएगा, और वहाँ पर उस एप्लीकेशन के अंतर्गत यहाँ पर उन्हें अंडर सेक्शन 7 के अंतर्गत यहाँ पर फॉर्म देना होगा जो मेडिकल फैसिलिटी फिर उन्हें प्रोवाइड करवा सके। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 17 के अंतर्गत। तो जो भी यहाँ पर मैंने सेक्शन 17 तक आप सभी को बताया है हिंदी और इंग्लिश में, तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। और अगर अभी भी डाउट है तो आप इस वीडियो को फिर से कंप्लीट देख सकते हैं या फिर आप इस PDF को पढ़ सकते हैं ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके। और भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने का। और साथ में यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था लास्ट में जो भी फॉर्म है, तो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये फॉर्म 1 है। तो इसी तरीके का फॉर्म आते हैं जो यहाँ फॉर्म 1 फॉर्म 2 करके यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। तो ये फॉर्म 2 है। इसी तरीके का यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म है जो आपको इस नियम के अंतर्गत देखना भी होता है। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए है। जो प्रारूप 1 आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ये हिंदी में है। तो इसी तरीके का फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है इस नियम के अंतर्गत। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये आप सभी का एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो भी मैंने सेक्शन यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है, वहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ से कुछ रिलेटेड MCQ क्वेश्चन भी देख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इससे रिलेटेड जो मैंने MCQ क्वेश्चन आप सभी के लिए अरेंज किया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक रूल्स एंड मेड इट द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस रूल्स 2006। डेट मीन्स कौन से सेक्शन के अंतर्गत पावर से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो रूल्स बना सकती है और किस सेक्शन के अंतर्गत इन्होंने 2006 का रूल बनाया है। तो यहाँ पर सेक्शन 37 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस रूल्स 2005 के अंतर्गत इनके पास पावर है और ये रूल्स बना भी सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और साथ में गाइस जिन्होंने भी इस वीडियो को कंप्लीट देख रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर भी करें और जितना हो सके
इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें ताकि दूसरे कैंडिडेट्स भी इस वीडियो को देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसलर अंडर विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस रूल 2006। तो सेक्शन 13 करेक्ट होगा आंसर। तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाएंगे, जो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और उसका करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, सेक्शन 15 इज डील्स विथ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस रूल्स 2006। तो ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर जो सेक्शन 15 के अंतर्गत डील किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस रूल्स 2006 केम इनटू फोर्स। तो कब आया था ये रूल्स? तो 26 अक्टूबर 2006 को आया था। नेक्स्ट है, कंप्लेंट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस रूल्स 2006। तो सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंतर्गत ये डिफाइन किया हुआ है कंप्लेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 3 इज डील्स विद अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस रूल्स 2006। तो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, सेक्शन 3 जो डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 17 इज डील्स विद अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस रूल्स 2006। तो सेक्शन 17 जो है मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एग्रीव्ड पर्सन को, डेट मीन्स मेडिकल फैसिलिटी टू द एग्रीव्ड पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अंडर विच सेक्शन एंड बाई whom डायरेक्टेड टू दी प्रोटेक्शन ऑफिसर टू इंक्वायरी होम ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन। तो सेक्शन 10 के अंतर्गत यहाँ पर इन्हें इंक्वायरी के लिए जो है एग्रीव्ड पर्सन के घर को इंक्वायरी के लिए यहाँ पर भेजा जाता है प्रोटेक्शन ऑफिसर को, जो डायरेक्ट किया जाता है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा डायरेक्ट किया जा सकता है। सब सारे क्वेश्चन एमसीक्यू मैंने कुछ करवा दिया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ से जैसे कि आपके सिलेबस में रूल्स 2005 एंड 2006 दिया हुआ था, तो मैंने 2006 इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। और नेक्स्ट वीडियो है जो वो 2005 के ऊपर आएंगे और वहाँ पे उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम देखेंगे। साथ में यहाँ से 2006 जिसके ऊपर मैंने वीडियो करवाया है, हो सकता है यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए, तो इसलिए ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जिन्होंने भी अभी तक स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर ले, ताकि इसी तरीके से जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, कमेंट नहीं किए, जो ज़रूर करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। आप सभी के लिए ये वीडियो मैं लाया करता हूँ टाइम टू टाइम, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया कर ले और इस वीडियो को शेयर भी कर दे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो रूल्स 2005 के ऊपर नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।